नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अगले दो वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इसमें जो हमारा कवरेज रहेगा मुख्य तौर पे हिस्ट्री, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी एंड मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा खास पॉइंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक एंड मेजर एरियाज, स्कोप। हिस्ट्री आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डिटेल्स हम हिस्ट्री के बारे में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन, अनुप्रयोग है वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग सिद्धांतों का, जिसके माध्यम से मटेरियल्स जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के हो सकते हैं, उनको प्रोसेस कर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सर्विसेज, सेवाएं तैयार करना, ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले हंगरी के एक इंजीनियर कार्ल एरिकी ने 1919 में दिया था, और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था टू द साइंस एंड मेथड दैट परमिट प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स विद द एड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे बायोटेक्नोलॉजी का जो उद्भव है वो जाइमर टेक्नोलॉजी या जाइमर्जी से हुआ है, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की विज्ञान है। आगे हम बढ़े तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज ए डाइवर्स फील्ड which involve either working with living organism or using molecules derived from them for applications oriented toward human welfare using varied type of tools and technology। तो जो मुख्य फील्ड्स हैं इसके हम आगे देखेंगे, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मैराइन, फूड एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा देखिए एनवायरनमेंट बायोटेक, मेडिकल बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, पेटेंट, पब्लिकेशन, इन्वेंशंस। और इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट आता है वो डार्क बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेररिज्म, बायो वेलफेयर, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, डेजर्ट बायोटेक, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक, येलो बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक, ब्लू कोस्टल एंड मराइन बायोटेक, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, रेड मेडिकल, गोल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड पर्पल पेटेंट, पब्लिकेशन एंड इन्वेंशन। ये प्रमुख एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस है वो है मेडिसिन का प्रोडक्शन, डायग्नोसिस, थेरेप्यूटिक्स लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, स्टेम सेल, जीन थेरेपी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बायोरेमेडिएशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल एंड मराइन बायोलॉजी, बायोमेटेरियल, और इसके साथ साथ एथिकल और सेफ्टी इश्यूज जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के पोटेंशियल एप्लीकेशंस में आते हैं। तो यहाँ दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी है, वन इज कन्वेंशनल और दूसरी मॉडर्न। तो कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है द टेक्निक दैट मेक्स यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, एज ब्रेड, चीज मेकिंग। क्योंकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करती है, लाइक डीएनए, एंटीबॉडीज, बायोलॉजिक्स एटसेट्रा। तो मुख्य तौर पे जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका उद्भव खासतौर पे तब हुआ जब डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज अर्ली 1950s में हुई। तो बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न है, हम पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स जो हैं उनके अंदर क्या चीजें शामिल हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन फॉर गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। जीन में इस प्रकार का परिवर्तन करना
जिसके कारण या तो जो नया एंजाइम बना है, प्रोटीन बना है, वो किसी एक नए तरीके का फंक्शन उसके कारण आए, या फिर वो कोई फंक्शन उससे लॉस हो जाए, जिसके कारण सेल में कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या तो होगा या फिर नहीं होगा, जिसके आधार पर सेल के बाकी कैरेक्टर डिपेंड कर सकते हैं। तो नई जो ये टेक्नोलॉजी है, जिसको कई बार हम जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडी-टेक वगैरह भी शामिल करते हैं, जो भी इसका पार्ट है, उनमें देखें तो यहाँ पर रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन शामिल है। किसका? जीनोम का और क्रोमोसोम का, किसी ऑर्गेनिज्म का, जिसके कारण से उसकी प्रोटीन इंफॉर्मेशन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो तरीका है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से सेल के एक्सप्रेशन में परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा डीएनए रिकॉम्बिनेशन के कारण से ये संभव हुआ कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए, और इसके कारण से कई सारे और दूसरे फील्ड लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो मेडिसिन, इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी आदि में पॉसिबिलिटीज बढ़ी हैं। साथ ही साथ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे काऊ, गोट, शीप, रेट, कॉर्न, पोटैटो, टबैको प्लांट आदि को भी जेनेटिकली इंजीनियर करके, मॉडिफाई करके उनसे उस सब्सटेंसेस का उत्पादन कराया जा रहा है जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण से मेडिसिन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, जिसके कारण से बृहद स्तर पे सेफ, प्योर, मोर इफेक्टिव बायोकेमिकल्स का जो उत्पादन है वो संभव हो चुका है, जो कि बॉडी नॉर्मली उसको धीमी रफ्तार पे प्रोड्यूस करती है। तो टेक्नोलॉजी के ये जो एडवांटेजेस हैं, इनके कारण कई प्रकार के बायोफार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन बनाना संभव हो पाया, डायग्नोस करने के नए तरीकों का और विशेष तरीकों का इस्तेमाल संभव हो पाया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एग्रीकल्चर की क्वालिटी बढ़ी है, क्वांटिटी भी बढ़ी है, पॉल्यूशन को हम इफेक्टिवली टैकल करवा रहे हैं, जिसके कारण हम सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस के अंदर इनका अभूतपूर्व योगदान है, जैसे फिंगरप्रिंटिंग हो गया, डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया। इसके अलावा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। नाउ बायोटेक्नोलॉजी के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, एक जैसे जीन थेरेपी, आपने काफी नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से हम विभिन्न रोगों का उपचार ढूंढने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे हमें उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ जीन थेरेपी के बाद में जो रेसिपिएंट है उसकी डेथ हुई है, या उसे और अन्य किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। तो ये जो सेटबैक्स हैं जो जीन थेरेपी ट्रायल्स के दौरान आए हैं, इनके कारण ये आवश्यक हो गया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनके लिए और अधिक स्ट्रिक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हो। इसी तरह से एक जो कंसेप्ट आजकल काफी हवा में है, डिजाइनर बेबीज का, तो ये टेक्निक भी सिद्धांतिक रूप से संभव है। अभी ये तकनीक हालांकि इन्फेंसी में है अब, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो गया तो जो पैसे वाले हैं वो अपने लिए विशेष लक्षणों वाले बच्चे चाहेंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी में जो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे उनको किस तरीके से पार पाया जा सकेगा, या वो डिफरेंसेस कैसे रोके जा पाएंगे, या क्या उसके लिए अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये सभी चीजें इसके सामने चैलेंजेस है। साथ ही साथ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमएफ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये भी एक बड़ी समस्या के तौर पे भी हो सकते हैं। हमने मेडिकल फील्ड में जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन फूड के क्षेत्र में हम जो ये बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता की बात आ रही है, खासतौर पर जेनेटिकली मॉडिफाई करने की, इस चीज को स्वीकारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हमने पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज बनाई बायोटेक का इस्तेमाल करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, लेकिन ये देखा गया है कि उनमें से कई जो क्रॉप है उनके प्रति जो पेस्ट है उनमें धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो अगेन ये वापस से रेजिस्टेंट पेस्ट
थ्रेट पैदा हो रहा है। और साथ ही साथ कुछ जो टेक्नोलॉजीज अभी आपने हाल फिलहाल देखे होंगे, यहाँ टर्मिनेटर जीन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया था कई कंपनीज के जरिए, हालांकि ये हुआ नहीं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो निश्चित तौर पर ये क्रॉप बायोडाइवर्सिटी के तौर पे और क्रॉप के कैरेक्टर पर नेगेटिव असर डालेंगे, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पे भी नकारात्मक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फार्माकोजेनोमिक्स में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे बहुत एक उज्जवल हमें भविष्य दिखाई देता है इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के लिए, क्योंकि लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए इसमें वो है प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस और मोर इफेक्टिव थेरेपी। टिश्यू इंजीनियरिंग में बहुत कुछ कर लिया गया है, बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है, खासतौर पे टिश्यू रिप्लेसमेंट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह के क्षेत्र में। बायोटेक के साथ में कई सारे इथिकल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। यद्यपि बायोटेक एक न्यूट्रल टूल है, लेकिन इसकी जो क्षमताएं हैं उनके कारण से कई सारे इथिकल क्वेश्चंस पैदा हो गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण फोर्स है जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इनकैलकुलेटिवली ह्यूमन बीइंग के लिए यह बेनिफिशियल है। यद्यपि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कई सारे ऐसे नुकसान भी हैं या कई सारी ऐसी संभावनाएं भी हैं जिनसे नुकसान हो सकता है, और जैसा हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है ये भी इथिकल असेसमेंट की प्रक्रिया से और इथिकल अप्रोच से गुजरनी चाहिए। जाहिर तौर पर इस टेक्नोलॉजी ने, बायोटेक्नोलॉजी ने विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा असर छोड़ा है, और निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्योंकि हम भविष्य के लिए निश्चित नहीं है कि ये किस तरीके से रूप लेगा, किस तरीके से इसकी संभावनाएं होंगी, क्योंकि ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि जो खुद ह्यूमन को भी मैनिपुलेट कर सकती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमें उन खतरों के प्रति भी आगाह रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, ताकि हम ये सोच सके कि किस तरीके का इसका भविष्य होना चाहिए। तो यहाँ हमेशा रिसर्च जो भी है उसको एक प्रश्न का हमेशा उत्तर होना चाहिए, व्हाई शुड इट बी अचीव्ड एंड हु वुड इट बेनिफिट। धन्यवाद।